हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12 फिजिक्स की इस लाइव क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो कि है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको सेलों के संयोजन के बारे में बताया था। वहां पर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सेलों को कब जोड़ा जाता है, उनका परिणामी क्या होता है, इस बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे आते हैं किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के नियम आप कह सकते हैं, यदि विद्युत परिपथों को आपने ढंग से समझना है, उसमें बहने वाली धारा को, उसमें उपस्थित वोल्टेज को, उसमें प्रतिरोध को, यदि इन चीजों को आप जानना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसी परिपथ में, तो आपको किरचॉफ के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, आज उसी की डिटेल में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के जो नियम हैं, और एनसीईआरटी की बुक में इसको किरचॉफ की जगह किरखॉफ के नियम भी कहा गया है। खैर, बात एक ही है। तो किरचॉफ ने ओम के नियमों को ही एक्सपेंड किया। ध्यान रखिएगा मेरी बात, किरचॉफ के नियम कोई नए नियम नहीं थे। किरचॉफ के नियम निश्चित रूप से ओम के नियमों पर ही आधारित थे। तो किरचॉफ के नियमों ने या किरचॉफ ने जटिल परिपथों में विद्युत धारा, विभव तथा आप कह सकते हैं प्रतिरोधों के मान को ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कुछ सरल नियम प्रतिपादित किए, कुछ दो नियम प्रतिपादित किए, जिसके द्वारा हम जटिल विद्युत परिपथों को आसानी से समझ सकते थे। और इन्हीं दो नियमों को हम कहते हैं किरचॉफ के नियम। तो लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, जिससे आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो। तो क्या आ रहा है, हमने कहा किरचॉफ ने, लिखते हैं किरचॉफ ने जटिल वैद्युत परिपथों को समझाने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए या आप कह सकते हैं प्रस्तुत किए या दिए, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रतिपादित किए कौन कौन से थे, इसमें जो दो नियम उन्होंने दिए थे, उसमें पहला नियम आता है जिसे हम कहते हैं संधि नियम, और इसी को हम कहते हैं धारा का नियम, किरचॉफ के धारा का नियम। तो पहला नियम जो आता है उसे कहते हैं हम संधि नियम या धारा नियम, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है KCL, ये कहा जाता है, यानी कि किरचॉफ करंट्स लॉ, किरचॉफ का धारा नियम, ये कहा जाता है। तो पहला नियम बहुत आसान है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है किरचॉफ का पहला नियम, ये कहता है किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग बराबर होता है संधि से जाने वाली धाराओं के योग के। जितनी धारा संधि पर आएंगी उतनी ही धारा संधि से चली भी जाएंगी। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हमने क्या बताया, हमने कहा किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराएं कौन सी, विद्युत धारा, आने वाली यहां पे लिख लेते हैं वैद्युत, आप लोग कंफ्यूज ना हो, यह है वैद्युत, जाने वाली वैद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। या तो आप इस नियम को ऐसे लिख लीजिए, या इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, किसी संधि पर संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग
शून्य होता है, शून्य होता है। तो इन दोनों नियमों को मैंने दोनों नियम आपके सामने लिख लिए, आपको जो पसंद आए आप वो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, पर दोनों का जो अर्थ है, दोनों का जो हम कह सकते हैं कि तात्पर्य जो है वो क्या है, सेम है। एक मिनट प्यारे बच्चों, तो दोनों का हमने कहा जो मतलब है वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों चीजें हमने आपके सामने रख दी, दोनों डेफिनेशंस। अब इसको अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या है, हमने कहा किसी संधि पर, तो एक संधि बनानी है इस तरीके से। ये जंक्शन संधि का अर्थ क्या है, यहां पर कुछ हम कह सकते हैं तार आ रहे हैं जिनमें कुछ कह सकते हैं धाराएं हैं। कुछ धाराएं इधर की ओर आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, और कुछ धाराएं इससे क्या जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, संधि से बाहर की तरफ जा रही है। तो जो अंदर धाराएं आ रही हैं वो ये 1 2 3 धाराएं हैं। संधि से जो बाहर जा रही है, संधि कौन सी है, ये बिंदु कहलाता है संधि। क्या कहलाएगा, संधि। संधि मतलब ज्वाइंट, जहां पर बहुत सारे तार आपस में जुड़ रहे हैं, और उन सब में क्या है, धाराएं हैं। तो संधि की तरफ जो धाराएं आ रही है, मान लेते हैं वो है I1, ये वाली धारा है I2, ये वाली धारा है I3। और संधि से जो दूर जा रही हैं वह धाराएं हैं I4 और ये धारा है I5। तो जब ये कहते हैं किसी संधि पर संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि समेशन I = 0 होगा। इस नियम को फार्मूले के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पहला निशान है ये समेशन मतलब सभी धाराओं के योग को प्रदर्शित कर रहा है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। अब क्या अर्थ हुआ इसका, इससे पहले वाले नियम को देखें तो ये साफ कहता है कि संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो कौन कौन सी धाराएं रही है, I1 I2 I3, इनका योग क्या हुआ, हम लिख सकते हैं यहां पर, इनका योग हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके बराबर होगा, ये कहता है किसी संधि पर आने वाली धाराओं का, विद्युत धाराओं का योग, वो निकाल लिया, जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। जाने वाली कौन सी है, I5 और I4, तो किसके बराबर होगा ये, I4 प्लस I5 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। चाहे आप इसे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये इस रूप में, ये वाला रूप और ये वाला रूप तो कुछ अलग लग रहा है, तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। आप क्या कीजिए, इस I4 I5 को इधर ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। I4 I5 इधर की ओर आएंगे तो माइनस का निशान मैंने लगा दिया, और इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं I4 प्लस I5, और यह बराबर क्या आ गया, 0। और यह पूरा का पूरा पद क्या है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। जब बीजगणितीय शब्द आता है तो इसका अर्थ है आपने चिन्ह लेने, साइन लेने। यदि अंदर आने वाली धाराओं को आप धन से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को आप ऋण से प्रदर्शित करेंगे। एक ना एक साइन कन्वेंशन आपको लेना पड़ेगा। आने वाली धाराएं क्या है, धनात्मक, तो जाने वाली धाराएं क्या है, ऋणात्मक। तो इस नियम का पालन इस तरीके से हो गया। और यदि आप इस वाले पहले नियम के अनुसार चले तो इससे हमारी समीकरण क्या आती है, ये आती है। पर ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग कुछ भी नहीं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उन सबका योग बराबर होगा संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो क्लियर है, समेशन I = 0। अब ये जो नियम है, ये बहुत बार आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम KCL कहते हैं, यह किस संरक्षण के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रदर्शित करता है, यह हम कह सकते हैं नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इसका अर्थ है जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो और धाराएं क्या हैं, आवेशों का प्रवाह है।
जितना आवेश आ रहा है उतना प्रवेश जा रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है संधि पर कोई भी आवेश संचित नहीं हो रहा है, संधि पर कोई भी धारा संचित नहीं हो रही है, और यही हमारा कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर आपके कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, साथ ही लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। देखिए हिमांशु फौजदार कह रहे हैं सर संधि क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया। दूसरे बीजीएमआई गेमिंग क्या कहती है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बिल्कुल सही है, चलिए ये भी बताते हैं। बस इतना ही है, 2 ही क्वेश्चन है लगभग। देखिए पहला क्वेश्चन कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है कि जहां पर 2 ऐसे तार आपस में मिल रहे हों, 2 या 2 से अधिक ऐसे तार मिल रहे हों जहां जिनमें की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रवाहित हो चाहे ना हो। सीधे ये देखिए ना, एक तार इधर से जोड़ा, एक इधर से जोड़ा, एक इधर से, एक ये तो ये क्या है, इसको कहते हैं जंक्शन। जैसे वो ट्रेन के होते हैं ना जंक्शन, जहां पे बहुत सारी ट्रेनें एक ही स्टॉप पे आकर के मिलती हैं, जहां से अलग अलग दिशाओं में बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं, उसको जंक्शन कहते हैं ना। ठीक वही तो है, संधि को जंक्शन कहते हैं। यहां पर देखिए बहुत सारे तार आ रहे हैं जिन पे विद्युत धाराएं हैं, कुछ से धारा बाहर निकलेगी, कुछ धारा अंदर आएगी। तो ये जो बिंदु है इसी को हम कहते हैं संधि, जहां पर ये सब तार आकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और ये कहता है, या 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक, हम कह सकते हैं, वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और इस ब्रह्मांड में जो कुल आवेश है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, नियत है, वो बदल नहीं रहा है। तो ठीक ये चीज उसी को हम कह सकते हैं प्रूफ करती है कि धारा के रूप में जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश इस संधि से बाहर की ओर निकल रहा है, और यही हमारा क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो मुझे लग रहा है सर ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये कह रहे हैं इफ वायर्स आर डिफरेंट, एक लड़का कह रहा है अरे भाई अगर एक वायर यहां जा रही है, एक वायर यहां जा रही है, तो इनमें संधि कहां है, फिर इसमें संधि नियम नहीं लगेगा। संधि नियम तभी लगेगा यदि यहां पर एक धारा ऐसे आ रही है, इस पर एक तार ऐसे आ रहा है, यहां से यदि धारा आई आ रही है तो यहां से आई धारा ही वापस बाहर की ओर जाएगी। ये हमारी क्या है, संधि। तो जितनी धारा आई उतनी धारा निकल गई। अब दूसरे एक और तार को जोड़ दीजिए, हम कहते हैं ये वाला तार जोड़ दिया, और इस पे धारा का मान ये I1 था, इसमें मान लेते हैं I2 है। तो अब यहां से 2 धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं, तो निकलेगी कितनी धारा, पहली धारा I1 और दूसरी धारा I2, ऐसे निकलेगी। तो इन चीजों को समझ लीजिए, ये आसान है लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सही है, ब्रजेंद्र पाल फॉर्मूला लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात। तो ये क्लियर है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, चलते हैं आगे। अब हमने समझना है किरचॉफ का द्वितीय नियम, और उसे कहते हैं वोल्टेज का नियम। तो क्या है, सेकंड में आता है द्वितीय नियम, या पूरा लिख लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, और इसे वोल्टेज का नियम कहते हैं, वोल्टेज का नियम, और शॉर्ट फॉर्म में इसे KVL भी कहते हैं बहुत सी जगह पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यह है बिल्कुल हम कह सकते हैं किसके सिद्धांत पर आधारित है, ओम के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, इसमें पहली कंडीशन आती है कि किसी बंद पाश में, अब देखिए इस नियम को समझाने से पहले आपके सामने एक बात समझा रहा हूं पहले, वो पिछली इसी चैप्टर की जब हमने सेल और आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर के बारे में पढ़ा था, विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी। मैंने कहा यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ये एक मेरे पास एक सेल है, इस सेल का मान लेते हैं विद्युत वाहक बल क्या है, E, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R,
और हम कह सकते हैं इसमें बहने वाली जो धारा बह रही है, मान लेते हैं इस धारा का मान क्या है, आई। तो इधर से आई धारा बहेगी तो इधर से भी आई धारा बहेगी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है सेल के भीतर सामान्यतः विद्युत धारा ऋण से धन की ओर बहती है, जबकि परिपथ में विद्युत धारा धन से घूम करके आती है और ऋण से अंदर प्रवेश करती है। लेकिन सेल के भीतर वो ऋण से धन सिरे की तरफ बहती है। ऋण सिरे को हम कहते हैं कैथोड और धन सिरे को कहते हैं एनोड। तो सेल के भीतर कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर बहती है। तो ये हमने लगा दिया, इसमें प्लस का निशान, ये हो गया माइनस का निशान। इतनी बात क्लियर है। तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा हमने कहा ये बह रही है, विद्युत धारा की दिशा ये है आई। हमने कहा ऋण से धन की तरफ जा रही है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर हमने आपको परिभाषा बताई थी टर्मिनल विभवांतर की। हमने कहा सेल के ये दो बिंदु, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, हम कहें इन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। तो मैं कहूं कि इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, तो टर्मिनल विभवांतर वी ए बी बराबर होता है, वी बराबर होता है ई माइनस आई इंटू आर। ध्यान आ रहा होगा आपको, ये वाला फार्मूला बड़ा फेमस फार्मूला है, कई जगह इस्तेमाल किया है। जब सेलों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हमने जोड़ा था तो उसमें भी एक यही फार्मूले को हमने यूज किया था, सिंगल फार्मूला। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, कहां, इन दोनों बिंदुओं के बीच की। जहां E क्या है, इस सेल का विद्युत भाग बल, जिसे हमने E से रिप्रेजेंट किया है। R क्या है, इसमें बहने, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और I क्या है, इसमें से बहने वाली धारा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो हम कहें कि यदि मैं ए बी न लिख करके विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करूं, टर्मिनल विभवांतर को, तो V बराबर हो जाएगा E माइनस आई आर। ये इक्वेशन को आपने समझ लेना है यहां पर। अब हम यहां से शुरू करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ को, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम प्यारे बच्चों बात करता है किसी बंद पाश की। बंद पाश का अर्थ होता है क्लोज्ड सर्किट, एक ऐसा परिपथ जो पूर्ण है। हम कह सकते हैं पूरा एक क्लोज्ड है, यानी कि कहीं से खुला हुआ नहीं है, परिपथ क्या है, ऑन है। तो उसके संबंध में ये बात करता है। तो पहले मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट और फिर उसके बाद आपको इसको डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो क्या कहता है, इसके अनुसार किसी बंद पाश में बहने वाली धारा तथा संगत, अब देखिए धारा को मैं लिख लेता हूं, चलिए धारा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध। अब आप जानते हैं प्रतिरोध को हम सामान्यतः कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी बंद पाश में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध आर के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे आई आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन आई आर से। ध्यान रखना, मैं इस जो हमारा ये चल रहा है सेकंड लॉ, उसको थोड़ा डिटेल में आपके सामने रख रहा हूं। तो का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में स्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों, और विद्युत वाहक बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग फिर से क्या आ जाएगा, जैसे यहां पर हमने बीजगणितीय योग आई आर का करा तो समेशन आई आर लिख दिया, यहां सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होगा, समेशन ई। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। हमने कहा कि किसी बंद पाश में बहने वाली
विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंधपाश में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारी क्या होगी, सेकंड लॉ होगी। और इस लॉ से, ये जो लॉ है सीधे सीधे ओम के नियम पर आधारित है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यदि फॉर्मूला में देना चाहूं तो मैं सीधे लिख सकता हूं समेशन आई इंटू आर बराबर होगा समेशन ई। इसके बराबर होगा, ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आता कैसे, इसको समझते हैं। हम यहां पर एक परिपथ ले रहे हैं। सपोज मैंने एक ऐसा परिपथ ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पर हमने दो प्रतिरोध लगा दिए, यहां से बहने वाली धारा आप समझ सकते हैं आई होगी। इस प्रतिरोध का मान है R1, इस प्रतिरोध का मान है 2R2, और इस सेल का विद्युत वाहक बल हमने कहा क्या है, E। इस सेल का विद्युत वाहक बल हमने कहा क्या है, E है। तो धारा इधर से आई, इधर से भाई धारा का मान I होगा, और यहां से इधर की ओर वापस चली गई, सीधी बात है। इसको हमने कोई एक नाम दे दिया। सपोज मैंने एक नाम दे दिया, यहां ये बिंदु है A, ये वाला बिंदु हम मान लेते हैं B, ये वाला बिंदु है C, और ये वाला बिंदु है D। ये है। इस परिपथ को थोड़ा सा चलिए मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, जिससे थोड़ा सा आपको और चीजें समझ में आ जाए। ये हम इसको इस तरीके से लेंगे, ये एक प्रतिरोध मैंने यहां लगा दिया, जो R1 यहां था वो मैंने R2 यहां लगा दिया। तो A B, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये C है, और ये वाला पॉइंट क्या है, D। अब मुझे यहां पर क्या करना है, किरचॉफ का लॉ लगाना है। अब किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, किसी बंधपाश में बहने वाली धारा, तो बंधपाश में बहने वाली धारा। अब इसके लिए प्यारे बच्चों में एक चीज आपको थोड़ा सा बीच में और समझाना चाहूंगा। जब हम किसी बंधपाश की बात करते हैं तो बंधपाश, जैसे मैंने कहा A B C D A, तो लिखते हैं बंधपाश A B C D A से। ये क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पहली बात आपको ये पता हो। धारा की दिशा क्या है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, और इसमें आप समझ सकते हो यहां से ऊपर ही की तरफ जाएगी। तो बंधपाश ABCD में ABCD से, ये बंधपाश का नाम है। मैं इस बंधपाश से अब ये नियम लगता है कि बंधपाश में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोध R के गुणनफल। अब देखिए यहां पर मैं क्या नियम लगा रहा हूं, पहले मैं इसको लगा रहा हूं, इस नियम को लगा रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये नियम लगा रहा हूं। मैं कहूं कि A, और दूसरा बिंदु मैं यहां पर ले लूं, सपोज या A बिंदु ले लिया मैंने सीधे, तो मैं कहूं A के सिरों पर जो विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर होगा, उसको मैं मान लेता हूं VA से प्रदर्शित कर। ध्यान दीजिएगा। दूसरा E क्या है, विद्युत वाहक बल। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल हमने कहा क्या है, E, माइनस साथ में क्या आ रहा है, I, परिपथ में बहने वाली धारा। तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, I। अब आता है कि इसमें पूरे के पूरे इस परिपथ में हम कहें कि कुल प्रतिरोध कितना है। थोड़ा सा नए तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा जरूर, फिर इसको आसान कर देंगे हम। तो कुल I के साथ यहां पर आप देख रहे थे R है, ये केवल आंतरिक प्रतिरोध है। ये तब था यदि केवल हम सेल ही ले रहे हैं, कोई बाहर का प्रतिरोध नहीं था। लेकिन इस परिपथ में मान लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और वह प्रतिरोध R1 तथा R2 है। तो ये तीनों की तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। A से शुरुआत करूं तो R1, फिर R2, और सेल के अंदर का R, तीनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2। यही हो जाएगा ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये इक्वेशन कहां से आई हमारी, यहां से निकल के आई, जो हमारा सेल वाला नियम था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो V होता था इसे कहते थे टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का अर्थ होता था दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। यहां दोनों के दोनों बिंदु जो मैंने लिए हैं वो A ही लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों बिंदु कौन से हैं, A लिख लिया मैंने।
जैसे ए बी लिख लेते हैं, ए और बी के बीच का विभवांतर, ए तथा डी के बीच का विभवांतर, वैसे मैंने इसको भी ए लिख लिया। अब सोचिए एक ही बिंदु है तो उस बिंदुओं के टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही स्थान पर तो स्थित हैं, तो दोनों का विभवांतर तो सेम होगा ना, तो इसलिए टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? शून्य। तो ऐसी स्थिति में टर्मिनल विभवांतर क्या आ जाएगा? शून्य। अब बराबर क्या होगा? ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल ई, माइनस ये क्या आ गया? आई, और साथ में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल R1 प्लस आई इंटू कैपिटल R2, ये लिख देता है। अब इस पूरे के पूरे पद को या ई को इधर ले आऊं तो ई इधर आकर के क्या हो गया? या चलिए ई नहीं ला रहा हूं मैं, इस पूरे पद को यहां ला रहा हूं तो माइनस यह आ जाएगा आई स्मॉल आर प्लस आई R1 प्लस आई R2, और इधर की ओर क्या बच गया? ये ई बच गया। ये माइनस इधर आकर के किसका हो गया था? प्लस का हो गया, ये वाला, ये प्लस का हो गया। अब देखिए ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो या नगण्य हो, लिख रहा हूं, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, नगण्य हो तो R बराबर क्या हो जाएगा? 0, और R बराबर 0 हो गया तो क्या आ जाएगा? I, R तो 0 हो गया, तो ये वाला पूरा पद 0 हो गया, क्या गया? IR1 प्लस IR2 बराबर किसके हो जाएगा? E के, और इसको मैं लिख सकता हूं समेशन I इंटू R बराबर E, और यही हमारा क्या था? ये वाला नियम था, समेशन आई आर बराबर समेशन ई। इसको समेशन ई में लिख लेता हूं। यदि एक से ज्यादा सेल इसमें मैं जोड़ देता तो यहां पर ये क्या आ जाता? समेशन ई, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? किरचॉफ का सेकंड लॉ। ये मैंने प्रूफ यहां पर आपको सामने करके दिया है। किस फार्मूले से स्टार्ट किया था? इस वाले फार्मूले से स्टार्ट किया था, और इसको किरचॉफ के सेकंड लॉ पे हमने एंड कर दिया। अब इसमें कुछ खास बातें आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब परिपथ में आप चलेंगे तो धारा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ नहीं बहेगी, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। तो क्या चीजें ध्यान रखनी है? यदि धारा सेल में, सेल के भीतर लिख लेते हैं, सेल के भीतर कहां से? ऋण से धन, ऋण से धन की और जाए तब ई धनात्मक होगा। ई का मान धनात्मक तब लेना है, सेल का विद्युत वाहक बल, यदि धारा सेल के माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। यदि ऐसा ना हो तो ऋणात्मक लेंगे। तो यहां पे लिख लेता हूं अन्यथा मतलब यदि ऐसा ना हो, अन्यथा ई ऋणात्मक होगा। तो इतनी बात आपको यदि समझ में आ रही है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह था किरचॉफ का सेकंड लॉ, पहली बात। दूसरी बात, यह जैसे पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है, जो दूसरा नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करेगा? हमने कहा यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक एक नंबर के प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस सिद्धांत को सिद्ध करता है, किरचॉफ का सेकंड नियम किस सिद्धांत को सिद्ध करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूं आपके इस लॉ को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में, लेकिन जितने प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे ना, उससे ज्यादा प्रश्नों का समाधान आपका तब होगा जब हम कोई जटिल परिपथ को हल करेंगे। तब आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें, जो प्रश्न आ रहे हैं, वो क्लियर होते चले जाएंगे। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी हमने फिर से क्या करना है? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
तो यदि कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब बीजीएमआई गेमिंग कह रहे हैं कि सर बंद पाश क्या होता है? प्यारे बच्चों, बंद पाश का अर्थ होता है क्लोज्ड सर्किट। ये सर्किट कहीं पर से भी खुला हुआ ना हो। तो यदि आप इस सर्किट की एक लाइन से ले रहे हैं तो इसे कहते हैं बंद पाश। जरूरी नहीं है परिपथ ऐसे ही मिले, इसकी और ब्रांचेस भी हो सकती हैं, लेकिन आपने केवल एक परिपथ लेना है। बंद पाश आपको आगे और डिटेल में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। यदि आपके कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए, साथ ही ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। बिल्कुल, ब्रजेंद्र पाल फॉर्मूला लिख रहे हैं, केतन भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और दुष्यंत भी लिख रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ये कह रहे हैं ए बी सी डी ई सी क्यू। अरे भाई क्रम है ना भाई, एक क्रम लिया है ना। मैं यहां से चला, यहाँ ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया। अब आप कहोगे ऐसे ही क्यों जा रहे हो सर, इधर की ओर से जाइए ना, तो इधर से भी चल लेंगे, विपरीत दिशा भी चलेंगे, सब समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी तो एक एग्जाम्पल से समझिए। बिल्कुल सही है मांशु, फौजदार टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा लिख रहे हैं, यही इसकी जड़ है इस फार्मूले की। ध्यान रखना, ये फार्मूले की जो जड़ है वो यहां से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है क्लियर है सब बच्चों का, कोई समस्या नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ। ये एक आपके सामने हम कह सकते हैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमने क्या करना है, समझना है। देखिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है और उसका ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्प्ले कम होता है तो हमने इस डायग्राम को अपने हाथ से लिख करके यहां पर बना दिया। इसमें जो ये ब्लू कलर से दिखा रखे हैं वो सब क्या है, प्रतिरोधों को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें एक सेल लगा हुआ है और हम कह सकते हैं ये इस तरीके से इस एक घन, ये क्या बना हुआ है, एक घन है जिसकी हर एक भुजा पर एक प्रतिरोध स्थित है। और सभी प्रतिरोधों के मान इसने प्रश्न में दिया हुआ है कितना है, 1 ओम के बराबर है। सभी प्रतिरोध 1 ओम के बराबर हैं। और कितने प्रतिरोधक हैं, 12 प्रतिरोधक हैं। क्योंकि 12 ब्रांचेस होंगे, 12 होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे और 8 हो गए, 9 10 11 12। तो 12 हम कह सकते हैं साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, और 12 ही क्या है उसमें प्रतिरोध है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। ये लोग हो गया परिपथ। और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब आपको प्रत्येक जो हमारी ब्रांच है, प्रत्येक कॉर्नर है, उसमें बहने वाली धारा के मान को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों बस बिल्कुल कह रहे हैं, ब्रजेंद्र पाल कह रहे हैं सर ये तो घन है। बिल्कुल घन है, घन पे ही हमने क्या लगा दिए, प्रतिरोध लगा दिए। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.6 है प्यारे बच्चों। और होना तो ये चाहिए था कि बीच में मैं आपको सरल सा एग्जांपल देता, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो जटिल एग्जांपल से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को यहां बनाया है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें इसमें समझ में आएंगी, कुछ चीजें अगले प्रश्न में समझ में आएंगी। तो देखिए यहां पे शुरुआत करते हैं। मैंने कहा इसका जो नाम है वो है ए डैश, फिर यहां पर डी डैश, सी डैश, बी डैश, वो सी, ये बी, ये डी, ये एक प्रकार से घन है जिसको नामांकित किया गया है। अब इसके ए बिंदु को हमने जोड़ दिया है एक सेल से, या आप कह सकते हैं ए और सी जो विकर्ण है उनको हमने एक सेल 10 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया, जो कि 10 वोल्ट क्या है, उसका विद्युत वाहक बल है। और ध्यान रखिए इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। आपको प्रश्न में दे रखा है 10 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध। देखिए नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है तो स्मॉल आर तो छोड़ ही देना है। तो ये कर दिया। तो सम्मुख कोनों में जुड़ी परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध, ये जितने भी प्रतिरोध हैं, ये आर है, आर है, आर 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 आर, ये सब आर हैं, इनके मान समान हैं। अरे आर का मान क्या है, दिया है, सॉल्यूशन में लिखते हैं। आर का मान जो है वो 1 ओम है। तो ये जुड़े हुए हैं। तो सभी जो हमारे हैं, पहला है
परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो एक तो निकालना है Req, इक्विवेलेंट प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, और प्रत्येक जो ये सिरे हैं इन पर धारा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको दिखने में यह जटिल लगेगा। अब यहां पर किरचॉफ के नियम अप्लाई होने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज है। हम एक परिपथ, अभी मैंने आपको बंदपाश का नियम बताया, मैं एक बंदपाश ले रहा हूं, मैंने कहा ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद सी डैश, और यहां से घूम करके फिर से मैं आया ए पे। तो फिर से बोल रहा हूं, क्या लिया मैंने? बंदपाश ए, ये वाला बिंदु क्या है? ए से कहां गया मैं? बी पर, बी से कहां गया? सी पर, सी से कहां गया? सी डैश पर। तो क्या क्या आ गया? ए, फिर बी, बी के बाद सी पर, सी के बाद सी डैश पर, और ए से। तो बंदपाश का मतलब होता है अपने क्लोज्ड सर्किट लेना, यहां से घूम करके यहां आए और फिर से यहां पहुंच गए, ये एक बंदपाश हो। अब इस बंदपाश में नियम लगाने से पहले एक चीज समझिए, इस सेल से निकलने वाली धारा को हमने 3I माना है। 3I क्यों माना है? कारण समझिए, इसको मैं I भी मान सकता था। 3I का कारण क्या है? जब ये इस जंक्शन पे पहुंचेगी, क्योंकि ये सेल है, सेल के ये धन टर्मिनल है और ये ऋण है, तो धन से विद्युत धारा क्या होगी? बाहर की ओर निकलेगी, धारा इधर की ओर आएगी। ये धारा इस ए बिंदु पर आएगी, तो यहां से 3 ब्रांचेज जा रही हैं। देखिए, इस बिंदु पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगेगा। एक धारा आ रही है आई, 3 भागों में बट रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, 3 धाराएं जा रही हैं। तो या तो अब इन 3 धाराओं में, क्योंकि सब में प्रतिरोध का मान समान है, तो धारा समान रूप से बटेगी, ध्यान रखिए। तो यदि मैं आई मानूं तो 3 हिस्सों के लिए I/3, I/3, I/3 करना पड़ता, तो मेरी कैलकुलेशन जटिल होती। तो जटिलता को आसान करने के लिए हमने बहने वाली धारा का मान 3I मान लिया है। तो यानी कि धारा हमने कितनी मान ली? 3I। अब इससे क्या होगा? इस सिरे पर आइए, यहां से 3 धाराएं निकलेंगी। पहली इधर की ओर जा रही है एक धारा यहां जाएगी और एक धारा यहां जाएगी। ये 3 धारा 3 बराबर हिस्सों में बंट गई, तो ये भी I, ये भी I, और ये भी क्या है? I। ये 3 हिस्सों में बढ़ गए। अब एक हिस्से पे चर्चा करते हैं। पहले ये धारा यहां से इधर आई, तो जब ये बी बिंदु पर पहुंची, तो बी बिंदु पर फिर से क्या है? एक, हम कह सकते हैं संधि है। तो संधि पर कितनी धारा आ रही है? I धारा आ रही है। यहां से ये फिर समान 2 भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों सिरों पर क्या है? प्रतिरोध समान है, इसलिए समान हिस्सों में बटेगी। तो यहां से I धारा यहां पर आई, ये 2 हिस्सों में बढ़ गई। इधर जो धारा गई वो थी I/2, I/2, और ऊपर की ओर जो धारा गई, इस धारा का मान भी क्या होगा? I/2। तो I/2 धारा इधर चलेगी और I/2 धारा यहां चलेगी। अब इस संधि पर समझिए, देखिए, एक ये पीछे वाला जो कॉर्नर है, इस पर हमने बनाया नहीं है, यहां पर भी एक प्रतिरोध होगा, ये वाले में ये ऐसे वाला प्रतिरोध होगा। तो हमने कहा ये I/2 धारा यहां पर चलेगी। अब संधि के इस हिस्से पर ध्यान दीजिए, यहां पर से कितनी धारा आ रही है? इधर से I/2 धारा आ रही है, और यहां से एक और धारा आएगी, तो यहां पर धाराएं आपस में मिलेगी। तो इस वाले हिस्से पर, BC हिस्से पर धारा का मान है I/2। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक भी लाइन आपकी यदि छूटी, आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अधिक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली ब्रांच में मैंने ए से लेकर सी तक की आपको बात समझा दी। अब दूसरी ब्रांच में चलते हैं AD पर। तो AD पर धारा फिर से I बह रही है, इस D बिंदु पर आएगी, किरचॉफ का फिर से फर्स्ट लॉ लगेगा, संधि नियम। तो आने वाली धारा है I, ये दोनों प्रतिरोध समान है, तो धाराएं समान बटेंगी। तो ऊपर की ओर धारा भी कितनी गई? I/2, और नीचे की ओर इस दिशा में भी धारा कितनी गई? I/2। तो I/2 धारा यहां से आई और I/2 धारा यहां से आई, तो I/2 यहां और I/2 यहां, तो 2 धारा यहां आ रही है, तो तीसरी धारा जो बाहर निकलेगी इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कि किसके बराबर होगी? I के बराबर, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से धारा कितनी आ गई? I आ गई। अब दूसरी ब्रांच, इस वाली ब्रांच में हमने यहां तक स्टडी कर ली। अब इससे ऊपर की ओर चलते हैं, देखिए, या इस वाले में चलते हैं। पहले A से लेके A' तक धारा का मान है I। इस बिंदु पर पहुंचे,
तो फिर से किरचॉफ का नियम लगेगा, संधि नियम। आई धारा दो हिस्सों में बटेगी, एक धारा इधर चलेगी, इसका मान I/2, और एक धारा यहां जाएगी, इसका मान भी I/2। अब ये I/2 धारा यहां पहुंची, इस बिंदु पर ध्यान दीजिए। फिर से नीचे से धारा कितनी आई थी? I/2। यहां से धारा कितनी आई? I/2। तो यहां से जो धारा बाहर की ओर बहेगी, ये जो धारा बहेगी, इसका मान किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। I/2 ये और I/2 ये आधी आधी एक बन गई। क्लियर हो गया? अब इस वाले सेक्शन से आगे चलते हैं। हमने कहा कि यहां से ये धारा यहां पर पहुंची, इस बिंदु पर, तो यहां से धारा कितनी आई? I/2। ये धारा I/2 यहां पर पहुंच गई, और नीचे से यहां से देखिए D से D' की तरफ ये ऊपर की ओर जाने वाली धारा भाई कितनी है? I/2, यानी कि I का आधा। तो यहां पर दो धाराएं आ रही है, I/2 इधर से और I/2 यहां से। तो यहां से जो जाने वाली धारा होगी वो कितनी होगी? I। तो अब आप क्या समझे? देखिए C पर तीन हम कह सकते हैं तार मिल रहे हैं, एक DC', एक BC' और एक CC'। तो C का मान भी कितना है? I। B' का मान भी कितना है? I। और D' का मान भी कितना है? I। तो यहां पर फिर से तीन धाराएं आपस में मिलेंगी और तीनों धाराओं का मान बराबर है। ये भी कितनी है? I, ये भी कितनी है? I, और ये वाली धारा भी कितनी? I। तो यहां से जो धारा बाहर आएगी वो कितनी हो जाएगी? 3I। तो इस प्रकार से हम संधि नियम को लागू करेंगे। पहला नियम अच्छे से लागू हो गया। अब हम चलते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है किसी बंद पाश में बहने वाली धारा। तो हमने बंद पाश कौन सा लिया है? A, फिर B, फिर C, फिर C' और फिर से हमने क्या ले लिया? A ले लिया। क्लियर हो गया? अब इसमें आगे देखिए, सबसे पहले हम चल रहे हैं A से B की तरफ। तो नियम क्या कहता है? किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो सबसे पहले A और B के बीच में देखिए, धारा का मान है I और संगत प्रतिरोध कितना है? R। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा I × R। तो किस किस के बीच में? A से लेके B तक। फिर B से लेके C तक चलिए। तो B से लेके C तक प्रतिरोध का मान तो R ही है, लेकिन धारा का मान कितना हो गया? I/2, I का आधा। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? I/2 × R। तो क्या आ जाएगा? प्लस I/2, I/2 और साथ में क्या आ गया? R। तो ये कहां गया? B से C तक। देखिए जिधर हम चल रहे हैं, यदि धारा की दिशा उधर ही है तो I का मान धनात्मक लेंगे। यदि विपरीत हो गया कि धारा इधर चल रही थी और हम इधर चल रहे हैं, तो I का मान माइनस होगा। अगले प्रश्नों में हम इस बात को समझेंगे। तो देखिए B से C तक हमने निकाल लिया। अब C से लेके C' तक चलिए। यहां पर प्रतिरोध कितना है? R ही है, और धारा का मान कितना है? I। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? R × I। क्या हो गया? प्लस R × या I × R, इसके बराबर आ गया। अब C से लेके यहां तक घूमे, पूरा यहां तक आए, तो अब कोई प्रतिरोध नहीं है। अब देखिए ये किसके बराबर होता है? इस बंद पाश में उपस्थित सभी सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो सेल केवल एक ही है, और वो कौन सा है? E। अब E का निशान क्या होगा? देखिए ये धारा यहां से आई, यहां से अंदर गई, तो अब देखिए ये सेल के ऋण टर्मिनल से अंदर जा रही है और धर टर्मिनल से क्या आ रही है? बाहर आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो मैंने कहा था E को धनात्मक लेना है। तो E को लेंगे धनात्मक, तो ये बराबर किसके आ जाएगा? सेलों के विद्युत वाहक बल E के योग के बराबर आएगा। एक ही सेल है तो उसका विद्युत वाहक बल हो गया E। तो अब इसको सॉल्व करें तो IR + IR 2IR, और उसमें आधा और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? इसको आप सीधे क्या करिए, IR कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया? 1 + 1/2 + 1 बराबर E। इनको जोड़ेंगे, 2 और आधा कितना हो गया? 2.5। तो 2 सही 1/2 IR बराबर E, और इसको लिख सकता हूं 5/2 IR बराबर E। इसको मान ली मैंने, ये क्या है? समीकरण 1। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? यदि आ रही है तो चैट सेक्शन में लिखिए। कुछ कह रहे हैं बच्चे?
सर मैंने ये सवाल मन से समझा, एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, हिमांशु कह रहे हैं बहुत बढ़िया बेटा, जटिल सवाल है लेकिन ढंग से समझोगे अच्छे से क्लियर आएगा। तो यहां तक मुझे लग रहा है क्लियर है, किसी के कोई है नहीं, सर आ रहा है समझ में। अजहर अली भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए एक इक्वेशन मैंने निकाल दी है, अब एक और इक्वेशन हमने निकालनी है, और सेकंड इक्वेशन जब निकालेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, ओम के नियम का। हम जानते हैं चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर के होता है, और यहां सेल का टर्मिनल विभवांतर न लेकर के सेल का विद्युत वाहक बल लेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू I इंटू आर के बराबर। लेकिन ये R कौन सा होगा, इस पूरे के पूरे जो हम कह सकते हैं जितने भी प्रतिरोध हैं 12 प्रतिरोधक, उन सब का परिणामी, और उस परिणामी को मैं REQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो E बराबर I इंटू REQ के बराबर होगा। तो यहां से हम निकाल रहे हैं REQ बराबर, देखिए REQ बराबर क्या होगा, I कहां चले जाएगा, E के नीचे, तो क्या हो जाएगा E बटे I के बराबर आ गया, ये आ गया। अब E का मान हम कहां से रख सकते हैं, हम रख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से E का मान रखने पर तो लिखते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर तो मान रखिए तो क्या आ जाएगा, REQ बराबर E का मान आ गया 5/2 IR, 5/2 IR, ये तो E का मान आ गया। और नीचे क्या है I, तो नीचे क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई I। तो इस वाले I से ये वाला I कट गया, तो क्या आ गया, REQ बराबर 5/2 इंटू R के बराबर। आपको प्रश्न में दिया हुआ है R की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। तो लिखते हैं चूंकि R बराबर है 1 ओम के, तो यहां से निकल गया REQ बराबर 5 बटे, ये निकलेगा ये निकलेगा 5/2 गुणा R का मान हो गया 1, तो REQ बराबर हो गया 5/2 ओम। तो इस पूरे परिपथ का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 5/2 ओम के बराबर होगा। मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। कहीं किसी पे यदि कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां थोड़ी सी एक हमने गड़बड़ कर दी। देखिए E बराबर था I इंटू RQ, बिल्कुल सही, लेकिन हमने सेल से कुल धारा कितनी ली थी, 3I ली थी। तो ये 3 को यहां पर कैलकुलेट कर देंगे, ये 3 आ जाएगा, अच्छे से लिख लें 3I इंटू REQ। फिर से बोल रहा हूं, ये 3I कहां से आया, क्योंकि हमने इस सेल से जाने वाली धारा, टोटल धारा 3I ली थी, I नहीं ली थी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3I, यहां पर भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। यहां से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसे, तो क्या आ जाएगा REQ बराबर 5 और ऊपर की ओर आ गया R बटे 3 दूनी 6। तो चूंकि R बराबर कितना है, 1 ओम, तो REQ बराबर 5/6 गुणा 1, यानी कि REQ बराबर 5/6 ओम के बराबर होगा। और यह हमारा क्या हो गया, REQ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो REQ का मान तो हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, धारा का मान निकालना है। यदि हमें I का मान पता चल जाए तो सीधी सी बात है, हमें हर ब्रांच में धारा का मान पता चल जाएगा, क्योंकि सभी ब्रांचों में धारा का मान या तो I है या I/2 है, बस 2 ही तो मान है और ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो अब हम REQ का मान किस समीकरण में रखते हैं, इसमें रख देते हैं, इस वाली समीकरण में रख देते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 में REQ का मान रखने पर, तो मान रखें तो क्या है, REQ बराबर 3/3I। ध्यान रखना, REQ बराबर E/3I। हमें तो I का मान निकालना है। REQ का मान मैंने अभी निकाला है, ये है 5/6। E का मान कितना है, ये E/3I। चूंकि E बराबर हमको दिया था 10 वोल्ट, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, 10 वोल्ट है।
प्रश्न में दिया हुआ है यहां पर ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो इसको रखें तो ई का मान 10 वोल्ट यहां रखें तो ये आ गया 5/6 बराबर 10/3 आई। मुझे आई का मान निकालना है तो क्या करूंगा, आई को यहां ले जा लेता हूं, इधर आ गया आई बराबर, दाईं तरफ था 10/3, 10/3। अब 6 के ऊपर गुणा और 3 की नीचे गुणा, ध्यान रखिएगा 6 की ऊपर गुणा और 3 की नीचे गुणा, तो क्या आ जाएगा 6 के ऊपर गुणा 5 के नीचे गुणा। लिखते समय बोलते समय प्यारे बच्चों गड़बड़ होती है, 5 के नीचे, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो आई बराबर आ गया 4 एम्पियर। तो धारा का मान कितना है, 4 एम्पियर है। तो सेल से कुल कितनी धारा ली, सेल से कुल धारा, सेल से कुल धारा बराबर थी 3i, यानी कि 3 गुणा 4, यानी कि 4 3 12 एम्पियर। अब जो हमारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग किनारे हैं, उन पर धारा का मान या तो आई है या I/2 है, तो लिखेंगे सिरों पर या किनारों पर धारा, जहां आई है वहां पर धारा का मान कितना है 4 एम्पियर, और जहां I/2 है वहां पर धारा का मान 2 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से हम सभी ब्रांचों पर धारा के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने इस प्रकार से देखिए प्रत्येक ब्रांच पर या तो धारा का मान देखिए, यहां तो आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, लेकिन बाकियों पर क्या है I/2, यहां पर भी देखिए I/2, तो 2 ही मान है वो आपने कैलकुलेट कर ली। यदि कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, तब तक लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट का लेंगे 1 2 3 4। अब देखें दृष्टि कह रही हैं सर क्लास थोड़ी लंबी कर दीजिए। हाँ BGMI गेमिंग कह रहे हैं कि ये डायग्राम हार्ड है। प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम हार्ड ही होते हैं, सही बात देखिए ये है, एनसीईआरटी के डायग्राम हार्ड होते हैं, लेकिन काफी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है। हिमांशु फौजदार कह रहे हैं सर क्लियर है, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। अमित यादव भी वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 एम्पियर की वैल्यू निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर है, मेरे को लगता है कहीं पर कोई समस्या नहीं है, आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब लगभग प्यारे बच्चों देखें तो 1 घंटा होने वाला है। हमारी तो इच्छा थी कि एक क्वेश्चन आपको और करा दिया जाता, तो चलिए करा देते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा और लंबा प्रश्न हो जाएगा, या इसको नेक्स्ट डे में करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि रीजन ये है कि यदि इसको करेंगे तो इसमें भी कम से कम नहीं भी तो 20-25 मिनट जरूर लगेंगे, तो 1.5 घंटे में ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, फटाफट चैट सेक्शन में बताइए क्या करें इसको। एक न्यूमेरिकल देने के लिए कह रहे हैं बच्चे, हिमांशु फौजदार कह रहे हैं एक न्यूमेरिकल, चलिए यही वाला न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूं, सबसे बढ़िया बेस्ट बात यह है, इसको दे देते हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल पहले की तरह है, इसमें किरचॉफ के नियम आपने लगाने हैं, और किरचॉफ के नियम जब लगाएंगे तो मैं पहले तो इसको हटा देता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं। यही डायग्राम हमने वहां ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इसे बुक से भी देख सकते हैं। यह है हमारा एग्जाम्पल उदाहरण 3.7। यह है हमारा उदाहरण 3.7 है कि प्रत्येक ब्रांच पे आपको क्या निकालना है, धारा के मान को निकालना है, प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान निकालना है। तो मैं आपकी जो हेल्प कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं, मैं आपको बंद पाश के नियम बना करके दे रहा हूं, आप इसे क्या करिएगा, हल करके लाइएगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर डायग्राम क्या है, यहां से एक धारा आ रही है 10 वोल्ट की सेल से ए की तरफ, उस धारा का मान है I1,
ये I1 दो हिस्सों में बट गई, एक तो ये इधर चलेगी I2, तो बची हुई धारा कितनी आ गई, I1 में से I2 बचा घटा दें तो ये धारा इस दिशा में चली गई। अब ये जो I2 ऊपर गई थी, इधर की ओर एक और सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, यहां से भी एक धारा आई I3, तो यहां पर संधि नियम लगेगा, तो इसका मतलब है I2 इधर से आई, I3 इधर से आई, तो यहां से B से C की तरफ जो धारा गई उसका मान क्या होगा, I2 प्लस I3 इसके बराबर होगा। अब C फिर से क्या है, एक जंक्शन है, एक संधि है। यदि यहां से निकलने वाली धारा I1 थी तो यहां से जो धारा अंदर जाएगी वह भी क्या होगी, I1 ही होगी। तो I2 प्लस I3 में से I1 को घटा दिया, बाकी धारा नीचे चली गई। इस बिंदु पर पहुंचिए तो इस बिंदु पर यहां से आ रही है I1 माइनस I2 धारा, ऊपर से आ रही है I2 प्लस I3 माइनस I1 धारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से निकलने वाली धारा I3 का मान आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं परिपथ है। कैसे निकालेंगे हर ब्रांच में धारा का मान, हम कह सकते हैं किसका नियम अप्लाई करेंगे, किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। बंद पाश कौन कौन से लेते हैं, पहले लेते हैं A B C A। अब देखिए इसमें थोड़े से नियम आपको जल्दी से समझ में आएंगे, तो लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन बंद पाश A B C A से, A B C A से। सबसे पहले A से B की तरफ चलिए, जिधर आप चल रहे हैं धारा भी उधर ही चल रही है I2, तो धारा धनात्मक लेना। नियम धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको। धारा क्या लेंगे, धनात्मक। धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है 4, दोनों का गुणनफल कितना हो गया 4I2 या 4I2, तो लिखेंगे 4I2। तो A से B तक चलेंगे। अब B से लेके C तक आइए, B से लेके C तक आएंगे तो प्रतिरोध कितना है 2 ओम और धारा का मान कितना है I2 I3। आप भी B से C तक आ रहे हैं, धारा भी B से C तक आ रही है, तो धारा धनात्मक लीजिएगा। तो क्या हो गया, धारा का मान I2 प्लस I3 और प्रतिरोध कितना हो गया 2, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या गया 2 और आ गया यहां पर I2 प्लस I3, ये आ गया। अब C से लेके A तक चलिए। अभी सेल के विद्युत वाहक बल को भूल जाइए, केवल प्रतिरोध पे ध्यान दीजिए। यहां से जो अंदर धारा आई वो I1 ही होगी, मैंने आपको पहले ही बताया। यहां I1 धारा है तो ये धारा का मान भी कितना होगा, I1 ही होगा। तो I1 धारा यहां से आई, आप भी C से A की तरफ जा रहे हैं, धारा भी C से A की तरफ जा रही है, तो धारा का मान धनात्मक लेंगे। तो I1 धारा का मान है, प्रतिरोध का मान है 1 की I1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, तो लिखेंगे प्लस I1 अब बराबर। अब सेलों का बीजगणितीय योग लेंगे, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो A से B के बीच में कोई सेल नहीं है तो छोड़ दिया, B से C के बीच में कोई सेल नहीं है तो छोड़ दिया, C से A की तरफ चलिए। आप देख रहे हैं धारा सेल के ऋण सिरे से प्रवेश कर रही है, धन की ओर निकल रही है, इसका अर्थ है विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे सेल का विद्युत वाहक बल E। ये हमारी होगी समीकरण 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब दूसरा बंद पाश लेते हैं, तो दूसरा मैं ले रहा हूं बंद पाश, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, बंद पाश किससे, अब की बार मैं ले रहा हूं A D C A से, A फिर D C A से, A D C A से। फिर से चलें, A से D की तरफ गए, इधर ही की ओर धारा बह रही है, प्रतिरोध कितना है 4, धारा का मान है I1 माइनस I2, गुणा कर दीजिए तो 4 इंटू I1 माइनस I2। फिर D से लेके C की तरफ गए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ लेकिन धारा आ रही है नीचे की तरफ, तो हम D से C की तरफ चल रहे हैं, धारा C से लेके D की तरफ आ रही है, तो इस धारा का निशान लेना है आपने माइनस में। तो धारा है I2 प्लस I3 माइनस I1 और उसकी 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। ये इसके आगे क्या लगा देना, माइनस का निशान लगा लेना है, क्योंकि आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तीसरी स्थिति, C से A की तरफ आए, धारा का मान है I1, प्रतिरोध कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे, उसी दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक लेंगे, तो क्या आएगा प्लस I1 इज इक्वल टू, सेल केवल एक ही है, उसका विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट है, तो इसको किसके बराबर लिख लेंगे, यहां पर इसका मान लिख लेते हैं। चलिए, ऊपर हमने E लिखा है, इसको लिखेंगे 10, तो यहां पर भी वही चीज क्या आ जाएगी 10 के बराबर आ गई। ये होगी समीकरण 2। अब देखिए यहां धारा जो हमने ली है वो 3 ली है, I1 I2 I3। इसका अर्थ है
आपको इनके मान निकालने के लिए कम से कम 3 समीकरणें चाहिए। गणित ये कहती है कि जितने चर होते हैं उतनी ही समीकरणें आपके पास होंगी, तभी आप उनको हल कर पाएंगे। तो यहाँ 3 धाराएं हैं, I1 I2 I3, तो 3 समीकरण चाहिए। तो अब एक और बंदोबस्त ले लेते हैं, अब की बार थोड़ा लंबा वाला लेते हैं। A B, फिर इधर से घूम करके आए A B, इसको लेते हैं E और यहां पर लेते हैं D। तो लिखते हैं बंदोबस्त, अब कहां लिखा जाए, यहां पर लिखते हैं बंदोबस्त किसमें, A, फिर चले B, फिर चले E, फिर चले D, A से। तो ये वाला सिरा क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको E से। तो A B E D A से B की तरफ चले तो 4 ओम का है I2 धारा है, तो क्या आ जाएगी 4I2। फिर चले B से इसकी तरफ, E की तरफ, कोई प्रतिरोध नहीं है तो छोड़ देना है। फिर E से D की तरफ चले, कोई प्रतिरोध नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर D से A की तरफ चलिए। अब आप इधर से इधर जा रहे हैं, धारा ऊपर से नीचे आ रही है, तो धारा का निशान नेगेटिव लेंगे, तो यहां ले लेंगे माइनस, और धारा का मान कितना है I1 माइनस I2, तो यहां आ जाएगी ब्रैकेट में I1 माइनस I2। प्रतिरोध कितना था 4 ओम, तो 4 की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा पूरा हो गया, धारा तथा संगत प्रतिरोध की हमने गुणन कर दिया। अब क्या निकालना है, कुल विद्युत वाहक बल। तो A से B के बीच में कोई सेल नहीं है, B से E के बीच में कोई सेल नहीं है, लेकिन A, B और D के बीच में एक सेल है जो कि है E। अब देखिए हम जा रहे हैं इस दिशा में, और हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से प्रवेश कर रहे हैं, नेगेटिव पर निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, धनात्मक से अंदर जा रहे हैं, ऋणात्मक पर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे। तो हमने क्या लेना है, माइनस E ले लेना है यहां पर। और इस E का मान कितना है, सीधे 5 वोल्ट है, तो इसको क्या लिख लेंगे, सीधे 5 वोल्ट 5। अब देखिए D से A की तरफ कोई सेल नहीं है, तो ये हमारी क्या आ गई, तीसरी समीकरण। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ का लॉ लगा के मैंने 3 समीकरण आपके सामने रख दिए। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इन तीनों समीकरणों को थोड़ा सा सॉल्व करना है, मैनिपुलेट करना है, और साथ में I1 I2 I3 के मान निकालना। काफी आसान है, आप इसकी कोशिश कीजिएगा। यदि आपसे नहीं भी हल होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफी लंबी हो गई, मोर देन 1 आवर हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी क्लासें लंबी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो यदि कहीं पर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बीजीआई गेमिंग कह रहे हैं सर आपने सब बता दिया है, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, किरचॉफ के सेकंड लॉ को ढंग से समझ गए ना आप, तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस छोटे छोटे नियम याद रखने, छोटे छोटे नियम करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हल होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए